नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं। आज हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की जो इवैल्यूएशन है वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड से की जाती है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे का एकेडमिक प्रिपरेशन उसके 10th के एसएससी रिजल्ट्स के साथ जाना जाता है, उसी तरीके से कंपनी ने कैसे परफॉर्मेंस दी है ये उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देख के जाना जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यह एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है। मिनिमम ये 1 मंथ के लिए बनाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 साल के लिए बनाया जाता है। एज पर दी सेबी रेगुलेशंस हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश करती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के लिए इनको मिनिमम 3 मंथ्स के फिनेंशियल्स प्रोड्यूस करने होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफ़ी सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें 2 पार्ट्स होती है। इम्पोर्टेंटली जो मेन पार्ट है वो होता है इनकम, जो आप देख सकते हो सेल ऑफ गुड्स यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। इनकम एंड गेन्स, जब भी कंपनी अपना बिजनेस करती है तो इसकी जो मेन बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है लाइक सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज ऑफ और सेल ऑफ सर्विसेज, वो नॉर्मली इनकम एंड गेन्स में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में सेल ऑफ गुड्स हमने 100 रिकॉर्ड किया हुआ है बिकॉज कंपनी ने इतने का सेल्स किया हुआ है। दूसरी साइड जो है वहाँ पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने जितने भी परचेसेस या एक्सपेंसेस की हुई है टू अर्न द सेल ऑफ गुड्स उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है दोस्तों कि जो खर्चे या इनकम रेवेन्यू इन नेचर होते हैं, सिंपल भाषा में जिसका बहुत रेगुलर तरीके से सेल्स या परचेसेस कंपनी के लिए होते हैं उसको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी जो इकोनॉमिक लाइफ होती है वो लेस देन अ ईयर की होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस करती है, जैसे कि आईटीसी कंपनी जो कि सेल ऑफ गुड्स करती है लाइक बिस्किट्स, सिगारेट्स एक्सेट्रा, सो इस केस में कंपनी पर्टिकुलर पीरियड के लिए जितना भी सेल्स कर रही है उसे कंपनी एक पार्ट ऑफ द P&L स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करती जाएगी जो कि है इनकम कॉलम। एज एंड व्हेन कंपनी जितना भी सेल्स करेगी, जितने भी प्रोडक्ट्स बेचेगी उसे वो क्रेडिट साइड जो कि इनकम साइड है उसमें रिकॉर्ड करती जाएगी। अभी कंपनी जब भी ये सेल्स कर रही है तो कंपनी की ऑब्लिगेशन ख़त्म हो जाती है जैसे ही वो सेल्स को रिकॉर्ड करती है। इसका मतलब जब भी वो डिस्ट्रीब्यूटर को ये चीज़ें बेच रही है तो नाउ कंपनी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बिकॉज ही सोल्ड इट। दैट्स वाई ये एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाता है और कंपनी 100 सेल्स बुक कर लेती है। परचेस ऑफ गुड्स इन अ सिमिलर फैशन, जब भी आईटीसी कंपनी कुछ सिगारेट्स या बिस्किट्स बना रही है तो कंपनी को कुछ खर्चे भी आते हैं या कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए खर्चे करने पड़ते हैं, तो कंपनी उसे एक्सपेंसेस साइड में रिकॉर्ड करती है। इस एग्जांपल में हमने 80 अमाउंट रिकॉर्ड की हुई है। सिमिलरली जैसे कि कुछ रेगुलर एक्सपेंसेस रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, सैलरी, वेजेस, कॉन्ट्रैक्टर फीस, वेयर हाउस फीस एक्सेट्रा, कंपनी अदर एक्सपेंस में रिकॉर्ड करती है क्योंकि ये कंपनी का खर्चा है तो कंपनी को ये भी एक ही साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा लाइन बाय लाइन आइटम। इसी तरीके से कंपनी अपना इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करती है। जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है उसे बैलेंस शीट में लिया ऐड या लेस किया जाता है। अगर प्रॉफिट है
तो ये बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स के लिए फंड्स अवेलेबल हो गए तो ये इक्विटी में ऐड हो जाएंगे। अगर ये अमाउंट लॉस होती है, इसका मतलब अगर एक्सपेंसेस आर मोर देन द सेल्स, देन इसे लॉस कहा जाता है और ये शेयर होल्डर के फंड से डिडक्ट किया जाता है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारे इंडियन कंपनीज एज पर द कंपनीज एक्ट दे नीड टू फॉलो द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। कोई भी कंपनी कैन नॉट डेविएट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एंड दे नीड टू कंप्लाई विद दिस। व्हाट डज दिस मैन अक्रूवल कॉन्सेप्ट? तो सिंप्लिसिटी के लिए दोस्तों इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम बैंक में एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके ऊपर हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेट्स से इस एग्जांपल में हमने अगर 1 लाख की एफडी में इन्वेस्टमेंट की है तो हमें 7% के हिसाब से 7,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये जो इंटरेस्ट है ये डे बाय डे बेसिस पे हम लोग इसे अक्रू कर सकते हो। लेट्स से 1 महीने के बाद वी वांट टू ब्रेक द एफडी, तो अभी भी हमें 7,000 डिवाइड बाई 12 इतनी अमाउंट इंटरेस्ट के तौर पे मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज हमने उस पीरियड तक इन्वेस्टमेंट होल्ड की थी। तो इसके वजह से ये 1 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी अक्रू करेगी अपने रिकॉर्ड्स में, एंड दे डोंट नीड टू वरी अबाउट द डिफॉल्टमेंट। In the same ways, when the company is recording a sale of goods, it is with the assumption that अगर इसमें से कुछ पोर्शन क्रेडिट पे भी कंपनी ने सेल किया है तो कंपनी will record it as the sales and they will recover the money later on basis the agreement which they have with the customer. So that's how the accrual concept comes into the picture. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमेशा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल पे बनाया जाता है। सिंपल भाषा में कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ये होता है दोस्तों कि अगर कंपनी को रेवेन्यू एंड इनकम शॉर्ट मिलने वाला है, कंपनी की जो अरेंजमेंट विद कस्टमर जिस तरीके से है उसमें अगर कंपनी को पता है कि हमको ये देर इज़ अ हाई सर्टेनिटी दैट वी विल गेट दिस मनी, सो कंपनी विल रिकॉर्ड इट एज एन सेल ऑफ गुड्स और सेल ऑफ सर्विसेज। But if company believes basis the past trend etc that the losses from the normal business would be let's say 1%, that of the total turnover is normally a loss where company don't get the money back, so company would record that 1% as a loss. They don't need to wait for the actual loss, but as per the past trend and estimates company can record it as a loss. That is very important that any business should be having a conservative principle in the mind where they have any doubt or any calculations which indicates them that the loss is going to happen, they should record it immediately as a provisions into the profit and loss statement. अगर आप कोई भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हो, मे बी मनी कंट्रोल साइट पे या सेबी के साइट पे, तो दोस्तों आपको शायद उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म में देख सकते हो, लेकिन जो फंडामेंटल्स है वो ऐसे ही रहेंगे। अगर मैं एडवांस लेवल की बात करूं तो कंपनी नॉर्मली इंटरेस्ट एक अलग से पोर्शन दिखाती है अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिप्रिसिएशन इसको अलग वे से दिखाती है फॉर अ बेटर रीडिंग फॉर to the people who are investors and bankers and to the outside world. उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो फंडामेंटल है वो सेम ही रहेगा, लेकिन फ्रॉम अ रीडिंग पर्सपेक्टिव इट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, लेकिन बैलेंस शीट जो होती है ये पर्टिकुलर डेट के लिए होती है। उस पर्टिकुलर डेट में कंपनी का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, तो ये कोई भी पीरियड के लिए नहीं होती है, ये एज ऑन डेट के लिए होती है। आप देख सकते हो इसमें भी 2 मेन पार्ट है, एक है लाइबिलिटी साइड और दूसरी है असेट साइड। लाइबिलिटी साइड्स को नॉर्मली हम फंड्स भी बोल सकते हो कि कंपनी को फंड्स कहाँ से आते हैं, और असेट्स को इंटरप्रिटेशन ऐसा भी कर सकते हैं कि ये फंड्स जो मिले हैं लाइबिलिटी साइड से इसका यूटिलाइजेशन कंपनी ने कहाँ कहाँ पे किया है। सो इक्विटी एंड रिजर्व्स ये
जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनका फंड्स है, बिकॉज दे कैरी अनलिमिटेड रिस्क एंड अनलिमिटेड प्रॉफिट्स. सो जो रिजर्व्स है, it's an accumulation of profit and loss. So if profits are more, then your reserves would be in a पॉजिटिव, जो कि हमारे शेयर होल्डर्स को देना है, तो शेयर होल्डर्स के फंड में ऐड हो जाएगा. अगर लॉसेज आर मोर, देन ये जो रिजर्व्स है वो नेगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज कंपनी इज मेकिंग कंसिस्टेंटली लॉसेस. सो ये रिजर्व्स शेयर होल्डर के फंड से माइनस माइनस होते जाएगा. नॉन करंट लाइबिलिटी, ये नॉर्मली 1 साल से ऊपर होती है. जैसे कोई कंपनी ने फैक्ट्री लोन लिया है या टर्म लोन लिया है, जो कि लेट्स से 10 ईयर्स के लिए है या 5 ईयर्स के लिए है, तो कंपनी वो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करेगी, ना कि एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेगी, ना कि ये कंपनी का इनकम है, राइट. ये कंपनी की लाइबिलिटी है, बिकॉज कंपनी नीड्स टू पे इट. उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है कंपनी इज गोइंग टू एंजॉय फॉर मोर देन 1 ईयर. दैट्स वाई इसको लाइबिलिटी में रिकॉर्ड किया जाएगा. करंट लाइबिलिटी एंड क्रेडिटर्स जो है, जो कि हमारे अक्रूवल कॉन्सेप्ट जो हमने कही उसके साथ लिंक होता है. लेट्स से अगर कंपनी ने कुछ परचेस ऑफ गुड्स किया है, तो कंपनी भी सामने से क्रेडिट पूछ सकती है. और अगर सामने की कंपनी ने उसे क्रेडिट पीरियड दिया है, तो लेट्स से 30 डेज़ का अगर क्रेडिट पीरियड है और हमने 10 रुपये का कुछ सामान खरीदी किया है या कुछ परचेसेस किए, तो 10 वी नीड टू पे आफ्टर 30 डेज. लेकिन हमने अगर ये बैलेंस शीट बनाई है इन मिडल ऑफ द पीरियड में भी, वंस वी बॉट द गुड्स, उसके नेक्स्ट डे ही अगर हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो 30 डेज तक मेरी ये लाइबिलिटी ही रहेगी, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू पे देम फॉर 30 डेज. तो ये जो 10 रुपया है वो मेरे करंट लाइबिलिटी में अपीयर होगा. सिमिलरली दोस्तों, ये जो लाइबिलिटीज़ है उसका जो यूटिलाइजेशन है हम लोग असेट्स में देख सकते हो. इसमें कंपनी ने फिक्स असेट्स में 50 रुपीज़ बुक किए हैं. तो दोस्तों ये हमारा एक्सपेंसेस नहीं है, ये हमारी फिक्स असेट्स है. इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या है और असेट्स क्या है. तो असेट जो होती है वो नॉर्मली कैपिटल इन नेचर होती है. इसका मतलब जिसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो मोर देन अ ईयर के लिए है. जैसे कि अगर कोई बंदा कार परचेस कर रहा है, तो कार का जो इकोनॉमिक लाइफ है दैट्स मोर देन 5 ईयर्स एंड 7 ईयर्स एंड 8 ईयर्स, तो इसके लिए वो फिक्स असेट्स है, ना कि वो उसका एक्सपेंसेस है. अगर हम कोई लैपटॉप परचेस कर रहे हैं, तो इसका इकोनॉमिक लाइफ लेट्स से 3 to 5 ईयर्स है, तो उसको भी फिक्स असेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि उसको एक्सपेंसेस में बुक किया जाएगा. तो फिक्स असेट जो होती है वो उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है वो मोर देन अ ईयर होती है, और ये बिजनेस के लिए ली जाती है. तो जैसे कि अगर कोई कंपनी लैंड परचेस करती है और उस लैंड के ऊपर अगर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा करती है, तो ये लैंड, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज एंड प्लांट्स, fixtures etc will form part of a fixed assets. नॉन करंट असेट में एज द नेम सजेस्ट इट्स नॉट अ करंट मीन्स नॉर्मली जिसका लाइफ 90 डेज और मे बी डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, बट नॉर्मली लेस देन अ ईयर जिसका लाइफ होता है उसको करंट असेट में बुक किया. जैसे कि डेटर्स, इफ आई एम गिविंग असेट्स फॉर 30 डेज पीरियड और 60 डेज पीरियड, तो दैट विल कम अंडर द करंट असेट्स. नॉन करंट असेट में दोस्तों जैसे अगर कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रही है म्यूचुअल फंड में या एफडीज में या बॉन्ड्स में फॉर मोर देन अ ईयर, तो उसको नॉन करंट असेट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा. I hope you understand the basic differences into the प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट स्टेटमेंट. ये बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है दोस्तों, और उसका रीज़न ये है कि हमारी जो अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी है उसमें ड्यूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई होती है. ड्यूअल कॉन्सेप्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन में 2 पार्टी या 2 एस्पेक्ट होते हैं. जैसे कि अगर मेरे पास कैश है और वो कैश मैं अगर बिजनेस में डालूंगा, तो इसमें मेरी असेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हो गई दोस्तों,
और रिकॉर्डिंग ये बिजनेस के बुक्स में हो रही है, तो बिजनेस इज रिकॉर्डिंग दिस असेट्स, राइट। तो बिजनेस के लिए लेट्स से आई एम पुटिंग 100 रुपीज, तो बिजनेस में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस 100 का रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा? नाउ आई कैन बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इफ आई इन्वेस्ट दैट 100, सो इक्विटी में 100 आएगा और कैश में 100 आएगा, राइट। कि बिजनेस के लिए कैश में 100 रुपीज अवेलेबल है और इक्विटी में 100 रुपीज आ गया एज अ शेयर होल्डर्स फंड, राइट। अभी समझो दोस्तों, यही कैश को मैं 50% ऑफ दिस 100 आई एम पुटिंग इन द फिक्स असेट्स, तो मेरा रिकॉर्डिंग क्या होगा? मेरा फिक्स असेट्स में 50 आएगा और मेरा कैश 50 से कम हो जाएगा, करेक्ट। फिर भी मेरी बैलेंस शीट टाई हो रही है 100 रुपीज पे, क्योंकि इक्विटी में 100 ही रहेगा। पहले ट्रांजैक्शन जो था इक्विटी 100 कैश 100, बैलेंस शीट इज टैलिड। सेकेंड ट्रांजैक्शन में इक्विटी वुड रिमेन सेम 100, बट माई फिक्स असेट वुड बी 50 एंड माई कैश वुड बी 50, अगेन माई बैलेंस शीट इज टैलिड। तो सिमिलरली दोस्तों, ये बैलेंस शीट हमेशा टैली ही रहेगी। जनरली एसेट एंड लाइबिलिटीज की जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो मोर देन अ ईयर के लिए होती है, इसके लिए हम लोग उसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कुछ छोटी चीज़ें होती है लाइक स्टेपलर, पेन एक्सेट्रा को हम लोग बैलेंस शीट में जनरली रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज ये इममटेरियल होती है। सॉरी, इममटेरियल मतलब जिसकी फाइनेंशियल वैल्यू इतनी कम है कि जिससे फ़र्क नहीं पड़ता है रीडर के लिए। एक स्टेपलर के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करो या P&L में रिकॉर्ड करो। तो जनरली जिसकी वैल्यू लेट्स से 5000 के नीचे है, उसको जनरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, दो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मोर देन अ ईयर के लिए है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये भी अक्रूवल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही है दोस्तों। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का, आई गिव एन अनदर एग्जांपल। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो तो एवरी मंथ आपको बिल आता है और आप पे करते हो। लेकिन लेट्स से अगर ये बैलेंस शीट हमने प्रिपेयर की, लेट्स से एकेडमिक जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 31 मार्च, तो 31 मार्च तक अगर हमको ऑन एन एवरेज 100 रुपीज़ बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का ऑन एन एवरेज, तो हम लोग हमेशा 100 रुपीज़ एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते जाते हैं, राइट। एंड देन व्हेन दैट पीरियड गेट्स ओवर फॉर द P&L स्टेटमेंट, दैट 100 वुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड एज अ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। लेकिन समझो 31 मार्च को अपना जो बिलिंग साइकिल है वो है लेट्स से मंथ टू मंथ, लेकिन जो पेमेंट होती है वो हम लोग करते हैं 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो इस केस में 100 इलेक्ट्रिसिटी तो एक्सपेंसेस अक्रू हो गया, तो हमने उसको एक्सपेंस में बुक किया 100, और जो 100 हमको पे करना है जो नेक्स्ट मंथ में है वो हमको पे करना है, इट्स स्टिल आर लाइबिलिटी, राइट, इट्स आर करंट लाइबिलिटी। तो दैट 100 वी विल रिकॉर्ड इनटू द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एज एन 100 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग, सो दिस OS इज स्टैंड्स फॉर आउटस्टैंडिंग। तो उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे एज अ लाइबिलिटी, और उसको जैसे ही पे करेंगे तो वो लाइबिलिटी बैलेंस शीट से निकाल देंगे, लेकिन एज अ 31 मार्च it would stand as a liability. Similarly, the prepaid expenses, if I give a classic example, let's say अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, राइट, अगर आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो, लेट्स से 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है जिसके लिए आपने 12,000 रुपीज़ पे किया है एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसकी वैलिडिटी है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और अगर हम लोग ये लेट्स से बैलेंस शीट बना रहे हैं 30th अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल से 30th अप्रैल का पीरियड ख़त्म हो गया है फ्रॉम अ इंश्योरेंस पीरियड, सो आई एम नाउ, ये जो मैंने 12,000 पे किया है दैट आई पेड फॉर 1 ईयर, इट मीन्स इफ़ आई डिवाइड 12,000 विथ 12 मंथ्स, सो 1,000 मेरा हर एक महीने का कॉस्ट है, अक्रूवल एक्सपेंसेस है। तो 1000 आई विल रिकॉर्ड एवरी मंथ इनटू दी P&L के एक्सपेंस साइड पे, लेकिन मैंने ये 12,000 ऑलरेडी पे कर दिया है 1 अप्रैल को ही, मैंने लेट्स से जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी उसको पे किया है। तो 30th अप्रैल के लिए आउट ऑफ 12,000 1,000 इज माई
एक्सपेंसेस विच आई रिकॉर्डेड इनटू द पी एंड एल साइड के एक्सपेंस कॉलम में। तो बचा जो 11,000 है दोस्तों, जो मैंने ऑलरेडी पे किया है, दैट इज माई प्रीपेड एक्सपेंसेस दैट आई पेड, प्रीपेड, राइट, आई पेड इट इन एडवांस, सो दैट 11,000 वुड अपीयर अंडर करंट असेट। 30th अप्रैल में 11,000 आएंगे, वैसे एक महीना पास होगा तो 31st में वो 10,000 हो जाएंगे, 30th जून को वो 9,000 होते जाएंगे, वैसे वो धीरे धीरे कम हो, और वही जो 1,000 है वो पी&एल में ऐड होते जाएगा। सो दिस इज़ हाउ द बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड। आई होप दोस्तों आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल डिफरेंसेस है पी&एल और बैलेंस शीट के लिए वो समझ गए रहेंगे, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर नॉट फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड। आई थिंक उनको भी इसके इम्पोर्टेंस समझ में आए रहेंगे। सो होप you enjoy this video. Please subscribe the channel and hit like button. Thank you so much.